तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 के एसएसटी के चैप्टर नंबर 6 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को। सबसे पहली बात, ये मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है? प्रोडक्शन ऑफ गुड इन लार्ज क्वांटिटीज आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। यानी कि आपके रॉ मटेरियल का यूज करके कुछ ऐसे वैल्यूएबल प्रोडक्ट बना देना जो कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हो और सबकी पूर्ति कर दे, उसको हम लोग कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग। जैसे अगर आपका चाय पीने का मन है या जलेबी खाने का मन है, आपने कहा कि मुझे जलेबी खानी है, अब उसके लिए चीनी की ज़रूरत पड़ेगी, चाशनी बनानी है और या फिर चाय में डालना है। अब मैं आपको गन्ना ला करके दे दूं और कहूं कि इसको डाल लेना, चाशनी बन जाएगी, जलेबी छान लेना, आप कहोगे मेरे किसी काम का नहीं है, क्योंकि जब तक कि गन्ना आपका कन्वर्ट नहीं होगा शुगर की फॉर्म में तब तक हम उसकी चाशनी नहीं बना सकते। तो यही चीज़ बताई गई है कि मैन्युफैक्चरिंग आपकी कितनी ज़्यादा वैल्यूबल है हमारी लाइफ के अंदर। पीपल एम्प्लॉयड इन द सेकेंडरी सेक्टर मैन्युफैक्चर द प्राइमरी मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड। यानी कि जो हमारा प्राइमरी सेक्टर था वो क्या था? रॉ मटेरियल बनाने वाला, जैसे कॉटन हो गया, गन्ना हो गया, लेकिन इसके अंदर एम्प्लॉयमेंट की सीमा बहुत कम थी। जैसे आपके सेकेंडरी सेक्टर इंट्रोड्यूस हुए, जैसे कि गन्ना को चीनी में कन्वर्ट करना है, लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, इसके अंदर आपके बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलनी चाहिए, वो स्टार्ट हुई। द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ अ नेशन इज मेजर्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। यानी कि एक नेशन की स्ट्रेंथ को और डेवलपमेंट को मेज़र किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ द्वारा। अगर हमारे देश के अंदर इस टाइम पे उस लेवल की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है कि हम विदेश से कम्पीट कर सकें, तो हम समझ सकते हैं कि हम लोग इस समय बहुत ऊपर लेवल पे जा रहे हैं। जैसे एप्पल की कंपनीज हमारे देश के अंदर आ रही हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है हमारे देश के लिए कि हमारे देश की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज बहुत हाईली ग्रो कर रही है, जिससे पता चलता है कि हमारी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ रही है। इसके बाद हम इस चैप्टर के अंदर 5 टॉपिक पढ़ेंगे। सबसे पहला टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, सेकंड टॉपिक होगा एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, थर्ड होगा आपका मिनरल बेस्ड, फोर्थ होगा आपका इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, आखिरी होगा हमारा थोड़ा सा इस चैप्टर का ओवरव्यू। तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले आपके इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। तो इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर सबसे पहली लाइन लिखी है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज कंसिडर्ड द बैकबोन ऑफ डेवलपमेंट इन जनरल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जैसे मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया कि हमारे देश की बैकबोन है, स्ट्रेंथ है, डेवलपमेंट है, किससे पता चलती है? हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से, जो कि आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आपके एग्रीकल्चर को भी मॉडर्नाइज कर रही है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ आज से 200 साल पहले की, ट्रैक्टर होते थे हमारे पास, नहीं होते थे, बैल से हम लोग हल जोता करते थे और वो एक लिमिटेड था कि हम इतनी ही प्रोडक्शन कर पाएँ, क्योंकि बैल कभी थक जाता, कभी बूढ़ा हो जाता, कभी कुछ हो जाता, तो एक लिमिटेड था। बट आज के टाइम पे लिमिटेड नहीं है। ये एग्जाम्पल लिया ट्रैक्टर का, वैसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं आपके, ठीक है। दे रिड्यूस द हैवी डिपेंडेंस ऑफ पीपल ऑन एग्रीकल्चर इनकम। यानी कि कुछ लोग क्या थे जो एग्रीकल्चर इनकम पे डिपेंड थे, खेती करेंगे, गेहूं उगाया, अब गेहूं के ऊपर ही डिपेंड है। गेहूं का आज के टाइम पे क्या है? ब्रेड बनता है, बिस्किट बनता है, ये बनता है, वो बनता है, अलग अलग चीज़ें बनने चालू हो चुकी हैं। तो सेकेंडरी इंडस्ट्री और टेरिटरी सेक्टर्स, इसके अंदर भी आपकी जॉब्स है वो बड़ी हैं। एग्रीकल्चर में तो थी, बट सेकेंडरी यानी कि जहाँ पर आपकी ब्रेड, बिस्किट, नमकीन इन सब को बनाया जाता है। टेरिटरी सेक्टर यानी कि ये वाला माल जो बना है, अब इसको पहुंचाना है कस्टमर तक, कस्टमर तक नहीं पहुंचे तो फ़ायदा क्या, हम खुद थोड़ा खाएंगे, ठीक है। तो टेरिटरी सेक्टर उसके अंदर जो है वो काम करता है। हेल्प्स इन इरेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी, यानी कि आपके अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी का नाश करता है हमारा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। यानी कि देखो, एम्प्लॉयमेंट का नाश नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट का नाश, यानी कि लोगों को रोजगार मिलता है, लोगों के घर से बेरोजगारी जाती है, ये लिखा है यहाँ पे, ठीक है। हेल्प्स इन ब्रिंगिंग डाउन रीजनल डिसएबिलिटीज बाय एस्टैब्लिशिंग इंडस्ट्री, यानी कि हमारे जो ट्राइबल्स हैं और बैकवर्ड एरिया है, वहाँ पर जो हमारी रीजनल असमानता थी उसको दूर करने के लिए वहाँ पर भी इंडस्ट्रीज को बिठाया गया और लोगों को नौकरी दी गई, जिसकी वजह से जो ट्राइबल में रहने वाले लोग थे उनको भी जो है वो फ़ायदा मिला। एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड एक्सपैंड ट्रेड एंड कॉमर्स एंड ब्रिंग मच नीडेड फॉरेन एक्सचेंज, यानी कि हम लोग अपने देश से कॉटन को यहाँ से भेजना, किसी भी चीज़ को यहाँ से भेजना, उसकी वजह से हमारे देश के अंदर जो फॉरेन का पैसा, जैसे हमने अमेरिका को अगर कुछ बेचा, वहाँ से अगर हमें 10,000 या 10 लाख डॉलर हमें मिलता है, तो वहाँ का जो हमारा फॉरेन पैसा है वो हमारे देश के अंदर आएगा, जिससे हमारे देश की इकोनॉमी जो है वो इंक्रीज करेगी। इंडिया शुड कन्वर्ट इट्स रॉ मटेरियल इनटू अ वाइड वैरायटी ऑफ फिनिश्ड गुड इन ऑर्डर टू प्रॉस्पर, यानी कि इंडिया अपने रॉ मटेरियल को ज़्यादा वैरायटी के अंदर जो है वो नहीं कन्वर्ट कर पाता। ये बेसिकली यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे जो है वो दोनों कंडीशन की बात है। कुछ कंडीशन में हम लोग अपने गुड को अच्छे से फर्निश करके
बेच पाते हैं, कुछ कुछ कंडीशन में हम लोग नहीं कर पाते हैं। जैसे आज हमारे देश का जो कॉटन है, जब वो विदेशों के अंदर जाता है, उसी कॉटन से वो टी शर्ट बनाते हैं बहुत ही कम पैसों की, फिर एडिडास, ये डास, वो डास डाल के हमें जो है वो बेचते हैं 7 से लेकर के 8,000 रुपये के दाम के अंदर, ठीक है। एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री गो हैंड इन हैंड। फॉर एग्जाम्पल इन एग्रो इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर यानी एग्रीकल्चर जो इंडस्ट्री है वो आपका हैंड इन हैंड चलती है। कैसे? एग्जाम्पल के लिए एग्रो इंडस्ट्री बताई गई है, जहाँ पर आपके एग्रीकल्चर से रिलेटेड सारे काम होते हैं। एग्रीकल्चर हेल्प इंडस्ट्री बाय प्रोवाइडिंग रॉ मटेरियल एंड इंडस्ट्री प्रोवाइड प्रोडक्ट्स सच एज इरीगेशन पंप, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड। यानी कि एक हाथ दो एक हाथ लो। एग्रीकल्चर से अगर हम कॉटन को निकालते हैं तो कॉटन को काटने के लिए जो मशीन लगती है और कॉटन को उगाने के लिए मोटर की, पंप की ज़रूरत पड़ती है, वो हमें सेकेंडरी इंडस्ट्री ला करके देती है। किसान को तो आता नहीं मोटर बनाना, किसान को ट्रैक्टर बनाना नहीं आता, तो ट्रैक्टर वो खरीदता है किसी एक इंडस्ट्री से। वो उस इंडस्ट्री को नहीं लेकिन दूसरी किसी इंडस्ट्री को देता है क्या? अपना रॉ मटेरियल जो वो उगाएगा। तो दोनों एक तो हैंड टू हैंड जो है वो आपस में काम करते हैं, ठीक है। We can compete with international market if our manufacturing product at our par in quality with international product। हम compete कर सकते हैं इंटरनेशनल मार्केट से अगर हमारा मैन्युफैक्चर किया गया प्रोडक्ट उनके क्वालिटी से कंसीडर करें। बट अभी भी बहुत थोड़ा सा पीछे है, अभी ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा टाइम की बात नहीं है, थोड़े दिन में हम जो है वो उनसे आगे ज़रूर निकल जाएंगे। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू नेशनल इकोनॉमी। हमारी इंडस्ट्री का नेशनल इकोनॉमी के अंदर क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है? द डिज़ायर ग्रोथ रेट फॉर इंडस्ट्री 12% इन द कमिंग डिकेड। 12% की दर से आपका ये जो इंडस्ट्री है वो बढ़ रही है, ग्रो कर रही है। द नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कम्पिटिटिवनेस NMCC हैज़ बीन सेट अप विद दिस ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट पॉलिसी इन्वेंशन renewed effort by the industry for productivity will help manufacturing। यानी कि यहाँ पर गवर्नमेंट ने भी सपोर्ट करने के लिए बिठा रखी है एक एजेंसी को जो कि उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए बढ़ावा देती है। कभी कुछ ज़रूरत पड़ती है तो गवर्नमेंट पॉलिसी लेकर के आती है कि ये हम कर रहे हैं, बट आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को बंद ना करके उसको और बढ़ाने की कोशिश करें, क्योंकि इससे हमारे देश का ही जो है वो फ़ायदा है। इंडस्ट्रियल लोकेशन, इंडस्ट्री कहाँ पर और किस जगह पर जो है वो बन सकती है। इंडस्ट्रीज आर नॉट फाउंड एनीवेयर। हर जगह इंडस्ट्री नहीं बनाई जा सकती। अगर मैं आपसे कहूँ कि गांव एरिया के अंदर, यूपी के या बिहार के किसी भी गांव में अगर हम BMW का शोरूम लगाना चाहें और BMW के मैन्युफैक्चरिंग वहाँ पे खोलें, तो वहाँ पे फ़ायदा हमें नहीं है, क्योंकि वहाँ अभी उतनी डेवलपमेंट नहीं है। बुरा मत लेना, देखो एक्चुअल बात कर रहे हैं ना, अगर हम देखो सीधी बात कर रहे हैं, अभी वहाँ पे किन किन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की ज़रूरत है? जैसे आपका गन्ना सबसे ज़्यादा बिहार और यूपी के अंदर ही पाया जाता है, शुगर वहीं से निकलता है, तो ऐसे इंडस्ट्रीज़ की वहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो हर जगह हर इंडस्ट्री आपकी नहीं हो सकती। दे आर लोकेटेड एट सर्टेन प्लेस, एक सर्टेन प्लेस पर होती है जहाँ पर वो फेवरेबल कंडीशन हो, इंडस्ट्रियल लोकेशन अच्छी हो, जैसे कि रॉ मटेरियल वहाँ पे मिल जाए, उनका सोर्स ऑफ एनर्जी वहाँ पे भरपूर हो, ऐसा नहीं कि लाइट कट रही हो रहा है, वाटर का सोर्स अच्छा हो, कैपिटल और फाइनेंस उन्हें वहाँ पे अच्छा मिल जाए, पैसा भी उनके पास होना चाहिए, मार्केट की डिमांड वहाँ पर कितनी है उस हिसाब से भी करते हैं, स्किल्ड लेबर और वर्कर वहाँ पे मिल जाएंगे कि नहीं मिलेंगे वो भी यहाँ पे देखना पड़ता है। बैंकिंग एंड इंश्योरेंस अगर कोई कराना चाहता है क्या वहाँ पे उपलब्ध है, बैंकिंग वहाँ पे उपलब्ध है जहाँ पर अपने पैसों को सेफ रख सके, ये भी देखा जाता है। ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन वहाँ पे कैसा है वो भी वहाँ पे जो है वो देखा जाता है, ठीक है। इसके बाद टाइप्स और क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। आपके 2 टाइप्स होते हैं, मतलब 3-4 टाइप्स हैं यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के। सबसे पहला आपका ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल के बेसिस में आपके मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कौन कौन सी होती है? एक है एग्रो बेस्ड, एक है मिनरल बेस्ड। एग्रो बेस्ड का मतलब है ये वो रॉ मटेरियल निकालती है जो कि आपके डायरेक्ट खेतों से निकलते हैं। कॉटन, वूलन, जूट, सिल्क, टेक्सटाइल, शुगर, टी, एडिबल ऑयल, ये सब आपके जो है वो डायरेक्ट खेतों से निकल कर आते हैं। मिनरल बेस्ड क्या है? मिनरल बेस्ड वो आपका है मतलब रॉ मटेरियल जो कि आयरन, स्टील, सीमेंट, एल्यूमिनियम, मशीन टूल, कोल, पेट्रोलियम, ये सब आपका जो है वो मिनरल बेस्ड मटेरियल है जो कि निकाला जाता है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेन रोल के बेसिस पे कैसा है यहाँ पर समझो। बेसिक इंडस्ट्री, दोज इंडस्ट्री विच प्रोवाइड रॉ मटेरियल टू अदर इंडस्ट्री आर कॉल्ड बेसिक इंडस्ट्री। दिस इंडस्ट्री हेल्प द डेवलपमेंट ऑफ अदर इंडस्ट्री जैसे कि आयरन एंड स्टील, कॉपर एंड एल्यूमिनियम मेल्टिंग। यानी कि
जो इंडस्ट्री आपके रॉ मटेरियल को प्रोवाइड करे दूसरी इंडस्ट्री को और उसको डेवलपमेंट में मदद करे। जैसे कि अगर मैं आयरन नहीं दूं, मैं स्टील ना दूं, कॉपर ना दूं, तो एक दिवाली नहीं खड़ी हो सकती, लेंटर नहीं चढ़ सकता, क्योंकि सरिये की ज़रूरत पड़ती है। तो एक इंडस्ट्री दूसरी इंडस्ट्री की यूज़ करती है, मतलब उनकी मदद करती है। कंज्यूमर इंडस्ट्री क्या होता है, यानी कि पहले वाले में बताऊँ क्या, सिंपल है कि इंडस्ट्री एक दूसरी इंडस्ट्री की मदद करेगी। अब यहाँ पे कंज्यूमर इंडस्ट्री यानी कि इंडस्ट्री आपकी अब मदद करेगी हम लोगों की। हम लोग को क्या लेना देना कि दीवार खड़ी है कि नहीं खड़ी है, हमें क्या लेना देना कि सरिया लगा है कि नहीं लगा है, हमें तो माल से मतलब है। तो वही है, कंज्यूमर इंडस्ट्री एक इंडस्ट्री होती है, यानी कि जैसी एक इंडस्ट्री ने दूसरी इंडस्ट्री की मदद करी लोहा वोहा दे के, अब वो माल बनाएगा बिस्कुट, जो कि हमारे पास आएगा फिनिश्ड गुड की फॉर्म में, जिसे हम डायरेक्ट मार्केट में बेचेंगे और अपना जो है वो खाएंगे, जैसे शुगर, टूथपेस्ट, सोप, ब्रेड, पेपर, बिस्कुट, नमकीन एटसेट्रा। ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, लार्ज स्केल इंडस्ट्री, यानी कि कैपिटल के इन्वेस्टमेंट में भी होता है। जैसे कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो कि 1 करोड़ से कम की हो, जहाँ पर 1 करोड़ से कम पैसा लग रहा हो, वो हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहलाती है। जैसे मैट, फर्नीचर, टॉय, ब्रेड, टूल्स एक्सेट्रा। लार्ज स्केल इंडस्ट्री जहाँ पर आपके 1 करोड़ से ज़्यादा पैसे लग रहे हो, वो इंडस्ट्री कहलाती है आपकी लार्ज स्केल इंडस्ट्री। आयरन, स्टील, पेट्रोकेमिकल्स, कॉटन, टेक्सटाइल, ये सब उसके उदाहरण है। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप कैसे कैसे डिवाइड होती है आपकी इंडस्ट्रीज के अंदर, तो एक सेकंड रुको। पब्लिक सेक्टर जो कि गवर्नमेंट के हाथ में होती है, BHEL, सेल, एक्सको, ये सब उसके उदाहरण है। प्राइवेट सेक्टर जो कि एक प्राइवेट बंदे के हाथ में होती है, एक इंडिविजुअल बंदा उसको चला रहा होता है, जैसे टिस्को, बजाज ऑटो लिमिटेड एटसेट्रा। जॉइंट सेक्टर यानी कि ये आपकी इंडस्ट्री गवर्नमेंट और इंडिविजुअल प्राइवेट बंदे के साथ मिल करके चलाई जाती है, जैसे कि आपका ऑयल इंडिया लिमिटेड, ये आपका पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर मिक्स का उदाहरण है सबसे बड़ा। कोऑपरेटिव सेक्टर, दिस इंडस्ट्रीज आर ऑन ऑपरेटेड एंड मेंटेन्ड बाय सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल, यानी कि कोऑपरेटिव सेक्टर आपका वो सेक्टर है जो कि आपके रॉ मटेरियल उगाने और जो वर्कर काम करते हैं इसके अंदर, उनके द्वारा जो है वो करा जाता है। जैसे कि मैं बात करूं, गन्ना जब उगता है तो हम जो किसान है वो धरने पे क्यों बैठते हैं, सरकार कहते हैं हम इतना देंगे, पिछले साल भी हमने इतना दिया था, वो कहते हैं हमें इस बार थोड़ा सा घाटा पड़ा, हमें ज़्यादा दो। तो ये क्या है, कोऑपरेटिव इंडस्ट्री है, उन्होंने अपना बता रखा है कि हमें जब घाटा पड़ेगा हम क्यों दें आपको। तो वही चीज़ है, शुगर इंडस्ट्री महाराष्ट्र, कोयल इंडस्ट्री इन केरला, ये सब उसके उदाहरण है। ऑन द बेसिस ऑफ फिनिश्ड गुड, यानी कि आउटपुट अब निकल चुका है। हैवी इंडस्ट्री यानी कि जैसे हम लोगों ने लोहा, आयरन लेकर के आए, इंडस्ट्री में हमने उसको बना लिया, अब लोहे को जब हम बाहर बेच रहे हैं, वो कहलाते हैं आपकी हैवी इंडस्ट्री, जहाँ पर भारी भारी सामान बिकते हैं, जिसके आयरन, स्टील, कॉपर, स्मेल्टिंग, आपके घर में ग्रिल लगी है, सरिया लगी है, सब कुछ यहाँ पे जो है वो हैवी इंडस्ट्रीज है। लाइट इंडस्ट्री यानी कि जो इलेक्ट्रिकल होता है, टॉयज हो गया, टूल्स हो गया, यूटेंसिल्स हो गया, आपके बर्तन वर्तन, छोटे मोटे जो है हल्के फुल्के सामान, इसको लाइट इंडस्ट्री के अंदर जो है वो रखते हैं। ठीक है। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है आपका कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। इट इज़ एन एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री एंड द ओल्डेस्ट इंडस्ट्री इन इंडिया, यानी कि ये एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है और सबसे पुरानी इंडस्ट्री है इंडिया के अंदर। पहली कॉटन की मिल बनी थी आपकी 1854 में मुंबई के अंदर। एट प्रेजेंट इट इज़ द लार्जेस्ट इंडस्ट्री इन आवर कंट्री, आज के टाइम पे सबसे बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है हमारी कंट्री के अंदर, जहाँ पर 1600 कॉटन टेक्सटाइल की मिल्स हमारी कंट्री के अंदर खुल चुकी हैं। कॉटन टेक्सटाइल मिल आर मेनली कंसिडर्ड महाराष्ट्र के अंदर, गुजरात के अंदर फेवरेबल कंडीशन में ये आपकी जो है वो पाई जाती है। इंपॉर्टेंट सेंटर्स कौन कौन से हैं, मुंबई, पुणे, अहमदाबाद, सूरत, राजकोट एटसेट्रा। अदर सेंटर कहाँ कहाँ पर है, आगरा, कानपुर, हुबली और चेन्नई, मदुरई एटसेट्रा। कॉटन टेक्सटाइल इज प्रोड्यूस बाय 3 मेथड इन इंडिया। कैसे कैसे हमारी ये जो है वो कॉटन उगाई जाती है, एक है हैंडलूम, एक है पावरलूम, एक है मिल्स के द्वारा। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन्वॉल्विंग गाइनिंग, स्पाइनिंग, वीविंग, डाइंग, डिजाइनिंग, टेलरिंग एंड पैकेजिंग टू प्रोड्यूस रेडीमेड गारमेंट। कॉटन का किस किस तरीके से इन्वॉल्वमेंट होती है, सीधा कॉटन आपका, देखो कॉटन आपका दवाई में भी यूज़ किया जाता है हॉस्पिटल्स में, कॉटन आपका जो है दरी में भी यूज़ किया जाता है, कई कई कपड़े में भी यूज़ किया जाता है, तो अलग अलग तरीके से आपको जो है वो उसका यूज़ बताया गया है। इंडिया एक्सपोर्ट यार्न एंड रेडीमेड गारमेंट टू USA, जापान, UK, फ्रांस, नेपाल, श्रीलंका। यानी कि इंडिया एक्सपोर्ट करता है यार्न, यानी कि आप मान सकते हो कि कॉटन के गुच्छे को रेडीमेड गारमेंट बना करके भी बेचता है, जैसे USA, जापान, UK, फ्रांस, नेपाल, श्रीलंका एटसेट्रा में। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री आर फेसिंग मैनी प्रॉब्लम्स, आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम को फेस करे, क्या क्या, उनके पास गुड
जो क्वालिटी है स्कार्स उसकी कमी पड़ चुकी है कॉटन के अंदर। मेन कॉटन ग्रोइंग एरिया वेंट टू पाकिस्तान, जो मेन हमारा जो कॉटन उगाने के ज़रिया था वो पाकिस्तान के अंदर जा चुका है। हमारे पास पुरानी मशीनरी है, नई मशीनरी नहीं रख पा रही, इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई अच्छा नहीं है, प्रोडक्टिविटी कम है लेबर्स के अंदर, टफ कंपटीशन है। इसके बाद सिंथेटिक फाइबर आपका जो है मतलब टफ कंपटीशन फॉर्म हाँ, यानी कि सिंथेटिक फाइबर आज के टाइम पे आ चुके हैं, मैन मेड फाइबर आ चुके हैं, जिससे कंपटीशन करना कॉटन वाले को थोड़ा सा मुश्किल हो चुका है। जूट टेक्सटाइल एंड इट्स प्रॉब्लम। अब जूट की टेक्सटाइल क्या होती है और इसकी प्रॉब्लम्स क्या क्या है इंडिया के अंदर। इंडिया सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है रॉ जूट का, जूट गुड्स का। 70 जूट मिल्स हमारी कंट्री के अंदर है टोटल। पहली जूट मिल खुली थी हमारी रिश्रा कोलकाता के अंदर 1859 में। मोस्ट ऑफ द जूट मिल आर लोकेटेड अलॉन्ग हुगली रिवर। हुगली रिवर के पास वेस्ट बंगाल के अंदर आपके खुली है, क्योंकि वहाँ पर फेवरेबल कंडीशन है जूट को उगाने के लिए। जूट क्या कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है, रोप बनाने के लिए, रस्सी, बैग, कारपेट एक्सेट्रा। बिहार, यूपी, असम एंड त्रिपुरा आल्सो हैव जूट मिल्स। यहाँ पर भी आपकी जूट मिल्स है वो मौजूद है। जूट इंडस्ट्री आर फेसिंग प्रॉब्लम्स लाइक, अब जूट इंडस्ट्री को यहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। मेन जूट प्रोड्यूसिंग एरिया वेंट टू बांग्लादेश। बांग्लादेश के अंदर चला गया हमारा आधे से ज़्यादा जूट का जो प्रोड्यूसिंग एरिया था। प्रोडक्शन कॉस्ट हाई होती है इसके अंदर उगाने में। इसकी डिमांड बहुत कम हो चुकी है इंटरनेशनल मार्केट में। टफ कंपटीशन है सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्री से, जैसे कि मैन मेड बहुत, देखो आप प्लास्टिक की बोरियां भी यूज़ करते हैं आज के टाइम पे। हर कोई तो नहीं है कि यहाँ पे चावल लाने के लिए उनका यूज़ करता है, तो यहाँ पे टफ कंपटीशन आ चुका है। जूट इंडस्ट्री आर लोकेटेड मेनली अलॉन्ग हुगली रिवर बिकॉज, अब हुगली रिवर के पास ही क्यों है इसके बारे में बताया गया है, क्योंकि देयर आर 69 जूट मिल्स लोकेटेड इन 2 किलोमीटर अबाउट हुगली रिवर। 2 किलोमीटर के दायरे के अंदर आपके 69 जूट मिल्स हैं, ठीक है। दिस एरिया प्रोवाइड मैनी फेवरेबल कंडीशन, यानी कि ये एरिया उनको सबसे फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करता है इंडस्ट्री को चलाने के लिए। रॉ जूट इज अवेलेबल फॉर वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट, ये तो पता चल गया होगा। कोल फॉर एनर्जी इज ब्रॉट फ्रॉम नियरली रानीगंज कोल फील्ड, यानी कि वहाँ पर जो उसको चलाने के लिए मतलब एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, तो रानीगंज कोल फील्ड से वहाँ से जो है एनर्जी को लिया जाता है। हुगली रिवर प्रोवाइड्स वाटर फॉर वॉशिंग एंड क्लीनिंग जूट। हुगली का जो पानी है वो यूज़ किया जाता है वॉश करने में, क्लीन करने में जूट को। वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट इज़ वेरी फेवरेबल कल्टीवेशन ऑफ जूट, यानी कि उगाने के लिए, खेती करने के लिए वार्म और ह्यूमिड क्लाइमेट बहुत ही फेवरेबल है वहाँ पर वेस्ट बंगाल के अंदर जूट को उगाने के लिए। कोलकाता इज़ अ मेट्रो सिटी विच प्रोवाइड कैपिटल एंड मार्केट। कोलकाता एक मेट्रो सिटी है जो कि कैपिटल और मार्केट दोनों प्रोवाइड करता है जूट इंडस्ट्री वालों को। हुगली रिवर आल्सो प्रोवाइड चीप वाटर ट्रांसपोर्ट। हुगली का जो रिवर है वो वाटर ट्रांसपोर्ट भी सस्ते में उनको जो है वो प्रोवाइड कर देता है। अब इसके बाद शुगर इंडस्ट्रीज है आपकी। अर्लियर यूपी एंड बिहार वेयर द मेन प्रोड्यूसर ऑफ शुगर कैन। आज के टाइम पे बात करें तो आपका यूपी और बिहार सबसे मेन प्रोड्यूसर है शुगर कैन के। देयरफॉर मोस्ट ऑफ द शुगर मिल्स वेयर लोकेटेड इन दिस 2 स्टेट ओनली, यानी कि अभी तक भी जो आपके 2 स्टेट थे यूपी और बिहार, यहाँ पे सबसे ज़्यादा शुगर की मिल्स हुआ करती थी। बट नाउ अब के टाइम पे शुगर मिल आपके शिफ्ट हो चुके हैं महाराष्ट्र और कर्नाटका में। क्यों? पर हेक्टेयर प्रोडक्शन ऑफ शुगर कैन इज हायर इन साउदर्न इंडिया, यानी कि आपका 1 हेक्टेयर के अंदर जो शुगर कैन की प्रोडक्शन है वो हायर है साउथर्न इंडिया के अंदर नॉर्थ इंडिया के कंपैरिजन में। नॉर्थ इंडिया यानी कि यूपी बिहार के कंडीशन में 1 हेक्टेयर में ज़्यादा शुगर कैन उग जाती है साउथर्न इंडिया में। ब्लैक सॉइल इज क्वाइट सुटेबल फॉर कल्टिवेशन ऑफ शुगर कैन। ब्लैक सॉइल सबसे ज़्यादा मान्यता रखी जाती है उगाने में शुगर कैन को। सरकोज कंटेंट इन द शुगर कैन इज हायर इन महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। जो सक्रोज चाहिए होता है, यानी कि मीठापन जो चाहिए होता है, वो महाराष्ट्र और कर्नाटका के सॉइल के अंदर सबसे ज़्यादा होता है। इट मीन्स, एक सेकेंड, शुगर कैन बी प्रोड्यूस फॉर लेस शुगर कैन, यानी कि अगर वहाँ पे 2 डंडियाँ भी उगती हैं उनमें इतना शुगर निकलेगा जितना कि यूपी बिहार के अंदर 5 से 6 शुगर कैन में निकले, ऐसा यहाँ पे बताया गया। मतलब मैंने एग्जाम्पल लेकर बताया, मुझे खुद नहीं पता अभी, ठीक है। मिल्स एंड मशीन आर न्यू इन साउदर्न स्टेट। मिल्स और मशीन साउदर्न स्टेट के अंदर नई लगाई गई हैं, जो कि मॉडर्न मशीन है और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करती हैं। क्रशिंग सीजन फॉर शुगर कैन इज लॉन्गर इन साउदर्न स्टेट, लेकिन जो वहाँ पर शुगर कैन को उगाने का जो समय है थोड़ी सी अवधि ज़्यादा है। कोऑपरेटिव शुगर मिल्स आर रनिंग सक्सेसफुली इन साउदर्न स्टेट, यानी कि कोऑपरेटिव शुगर मिल जो है वो आराम से सक्सेसफुली रन कर रही है साउदर्न स्टेट के अंदर। इसके बाद मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री कौन कौन सी होती है? सबसे पहला आपका आयरन स्टील इंडस्ट्री एंड इट्स प्रॉब्लम। आयरन और स्टील की इंडस्ट्री और इसकी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहला, ये इंडस्ट्री आपकी बेसिक इंडस्ट्री कहलाती है, मैंने ऊपर बता दिया, क्योंकि ये आपको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है अलग अलग इंडस्ट्री को, मशीन की टूल बनाने के लिए, मशीन बनाने के लिए, ट्रांसपोर्ट के इक्विपमेंट बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शन मटेरियल बनाने के लिए,
इनकी ज़रूरत पड़ती है आयरन वायरन की। इसके बाद इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज हैवी इंडस्ट्री बिकॉज रॉ मटेरियल आयरन और कोल लाइमस्टोन आर बल्की इन नेचर, यानी कि ये आपकी हैवी इंडस्ट्री होती है। मैंने ऊपर बता दिया आपको, क्योंकि इसके अंदर आयरन और कोल लाइमस्टोन ये सब बना, तो वो बहुत बल्की होती है नेचर के अंदर। आयरन और मिक्सड विद लाइमस्टोन इज स्मेल्टेड, यानी कि यहाँ पर पूरा आपको स्टील बनाने की प्रक्रिया जो है वो बताई गई है। मोस्ट ऑफ द स्टील प्लांट्स आर लोकेटेड इन छोटा नागपुर रीजन ड्यू टू इट्स फेवरेबल कंडीशन, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टील प्लांट जो है वो आपकी छोटा नागपुर के अंदर है, क्योंकि वहाँ पर जो कंडीशन है वो उनके अनुकूल है जहाँ पर उग सकते हैं। इंपॉर्टेंट इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स और जमशेदपुर, यानी कि आपके जो स्टील प्लांट्स है कुछ कुछ जमशेदपुर, दुर्गापुर, ये जगह बताई गई, यहाँ पर भी जो है वो मौजूद है। इंडिया जो है वो प्रोड्यूस करता है 33 मिलियन टन्स ऑफ स्टील एवरी ईयर, इवन थ्रू पर कैपिटा कंजप्शन ऑफ स्टील इज वेरी लो 32 kg, इट इज़ लो। इंडिया हैज़ लो इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, यानी कि हम लोग हर साल 33 मिलियन टन को उगाते हैं स्टील, लेकिन हमारी पूर्ति के लिए वो उतना नहीं है, क्योंकि हमें और ज़्यादा उगाने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे पास अभी उतना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हुआ है, तो हम इतना जो है वो अभी नहीं उगा पा रहे हैं। टुडे स्टील इंडस्ट्री इन इंडिया आर फेसिंग मैनी प्रॉब्लम्स, आज के टाइम पे स्टील इंडस्ट्री बहुत सारी प्रॉब्लम फेस कर रही है, जैसे हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ कुकिंग कोल जो है बहुत ही कम है हमारे पास जिससे ये बन सकता है। लो प्रोडक्टिव ऑफ लेबर, जो लेबर की प्रोडक्टिविटी है वो भी बहुत कम है, लोग धीरे धीरे काम करते हैं। इर्रेगुलर सप्लाई ऑफ एनर्जी जिसके काम आती है, जैसे एनर्जी नहीं होगी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी, तो वहाँ पे उग नहीं सकता, तो इर्रेगुलर है वहाँ पे। रॉ मटेरियल फाउंड इन सर्टेन पॉकेट ऑफ इंडिया ओनली, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, मतलब बहुत सारी कंडीशन है जिसकी वजह से स्टील इंडस्ट्री जो है वो प्रॉब्लम फेस कर रही है। इसके बाद एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग, यानी कि इट इज़ द सेकंड मोस्ट पॉपुलर मेटालर्जिकल इंडस्ट्री इन इंडिया। अब मेटालर्जिकल का मतलब क्या होता है, आपका धातु, ये याद रखना, एक सेकेंड, बड़े हो जा बाबू। इट इज़ द सेकंड मोस्ट पॉपुलर मेटालर्जिकल, यानी कि आपकी इंडिया के अंदर सबसे सेकंड मोस्ट पॉपुलर इंडस्ट्री है, धातु इंडस्ट्री है, ठीक है। द रॉ मटेरियल इज यूज्ड इज बल्कि डार्क रेडिश रॉक नॉन एज बॉक्साइट, यानी कि ये आपकी जो बनती है वो बॉक्साइट से बनती है। मैंने आपको पिछले चैप्टर के अंदर आराम से बताया था इसके बारे में डिटेल करके। इट इज़ लाइट, हल्की होती है, करोजन से बची रहती है, मतलब इसमें जल्दी आपका जो है जंग फंग नहीं लगता। गुड कंडक्टर ऑफ हीट की गुड कंडक्टर है, मैलेबल है आपकी। ये इट बिकम स्ट्रॉन्गर व्हेन मिक्स विद अदर मेटल, ये आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाती है जब ये अदर मेटल के साथ मिलती है, तभी तो आपकी ये यूज़ करी जाती है कहाँ पर, एरोप्लेन के अंदर। अब एरोप्लेन ऊपर उड़ता है, लोग बैठे रहते हैं, सामान जाता है। अब एल्यूमिनियम जो आपके सिल्वर फॉइल में मम्मी खाना लगा के देती है, उसमें थोड़ा ना बनाएंगे यार। इट इज यूज टू मैन्युफैक्चर एयरक्राफ्ट अटेंसिल और वायर्स, यहाँ पे साफ साफ लिखा भी हुआ है। मेजर सोर्स आर लोकेटेड इन उड़ीसा, ये कहाँ कहाँ पर उगाई जाती है, बनती है यहाँ पे, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, केरला, यूपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। केमिकल इंडस्ट्री की बात करें, कॉन्ट्रीब्यूट्स अप्रॉक्सीमेटली 3% ऑफ एनुअल जीडीपी। आपकी जो केमिकल इंडस्ट्री इंडिया की वो 3% एनुअल जीडीपी ऐड करती है हमारे टोटल जीडीपी के अंदर। इन टर्म्स ऑफ साइज इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट इंडस्ट्री इन एशिया, यानी कि साइज की अगर हम बात करें तो हमारे एशिया के अंदर थर्ड सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट इंडस्ट्री है, एंड द 12th लार्जेस्ट इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड, और 12th पूरे वर्ल्ड के कंपैरिजन में। ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सेक्टर्स ऑफ द इंडस्ट्री आर रैपिडली ग्रोइंग, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों ही हमारे देश के अंदर बहुत ही जल्दी ग्रो कर रही हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिकल इंक्लूड पेट्रोकेमिकल, इनऑर्गेनिक केमिकल इंक्लूड सल्फ्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, अल्कलीज, ये सब जो है वो मांग बढ़ रही है, तो इसकी वजह से जो है वो इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, इंडिया द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर, यानी कि इंडिया थर्ड सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है आपके नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर का। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री सेंटर्ड अराउंड द प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर, ये इस चीज़ों के अराउंड आपकी जो है वो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री चलती है, क्योंकि ये आपके सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर के अंदर जो है वो यूज़ किए जाते हैं। यही चीज़ यहाँ पे कंप्लीट बताई गई है, इसको आप लोग जो है आराम से पढ़ लेना। सीमेंट इंडस्ट्री रिक्वायर बल्कि रॉ मटेरियल लाइक लाइमस्टोन से मिलकर के आपके सीमेंट बनता है। ये मैंने आपको पिछले लेटर में बहुत आराम से बताया था। सिलिका, एल्यूमिनिया एंड जिप्सम मिला करके सीमेंट इंडस्ट्री बनती है। देयर आर मैनी सीमेंट प्लांट इन गुजरात के अंदर आपकी बहुत सारे प्लांट्स हैं सीमेंट के। प्रॉक्सिमिटी टू पोर्ट के पास ज़्यादा है। देयर आर 128 लार्ज एंड 323 मिनी सीमेंट प्लांट इन इंडिया, यानी कि 128 लार्ज और 323 मिनी हमारे पास जो है वो सीमेंट के प्लांट्स हैं इंडिया के अंदर। इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी हैज़ फाउंड द इंडियन सीमेंट आर रेयरली अवेलेबल मार्केट इन ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका एंड साउथ एशिया। दिस इंडस्ट्री डूइंग वेल इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन एज वेल एक्सपोर्ट, यानी कि हमारी क्वालिटी और हमारे जो इम्प्रूवमेंट है उसकी वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है, जिसकी वजह से यहाँ इन देशों के अंदर इसकी मांग भी बढ़ती है और हमारे देश के अंदर भी सीमेंट जो है वो बहुत अच्छे से यूज़ हो रहा है।
ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, आफ्टर लिबरलाइजेशन मैनी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर सेट देयर बेसिस इन इंडिया। ऑटोमोबाइल का मतलब है जो आपकी गाड़ी वाड़ी बनती है, ट्रक व्रक। एट प्रेजेंट देयर आर 15 मैन्युफैक्चर ऑफ कार, मल्टी यूटिलिटी व्हीकल, 9 ऑफ कमर्शियल व्हीकल, 14 ऑफ 2-3 व्हीलर व्हीकल। यानी कि हमें बताया गया है कि आपकी कार की कितनी है, आपके मल्टी व्हीकल्स यानी कि जो मल्टी व्हीकल्स होते हैं, यूटिलिटी व्हीकल्स होते हैं, है ना, यहाँ पे कार्स और मल्टी एक ही चीज़, सॉरी 9 आपके कमर्शियल व्हीकल हैं और 14 आपके जो है वो 2 और 3 व्हीलर आपके यहाँ पे जो है वो इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि मैन्युफैक्चर करती हैं आपके कार्स और बाइक को, ठीक है। दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, पुणे, यहाँ पे आपका पूरा पूरा लिखा हुआ है, इसको पढ़ लेना आराम से क्योंकि मैं एक एक का नाम नहीं लूँगा। बेंगलुरु इज ऑफन टर्म्ड एज द इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया। मुंबई, पुणे, दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, कोयम्बतूर आर द अदर इंपॉर्टेंट सेंटर। देयर आर 18 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स, यानी कि कंप्लीट आपको बताया गया है ये कहाँ कहाँ पर मौजूद हैं। 18 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क पूरी कंट्री के अंदर इन जगहों पर आपका जो है वो लगा हुआ है, जहाँ से कम्युनिकेट करता है सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट यहाँ पर आते हैं और हमारी जो ये सारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वो रन करी जाती है क्योंकि टेक्नोलॉजी इन्हीं जगह से जो है वो पहुँचती है हर एक जगह पर, ठीक है। दिस इंडस्ट्री हैड जनरेटेड अ लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इस इंडस्ट्री ने सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट मतलब जो है जनरेट करी है क्योंकि लोगों की मांगे ज़्यादा यार गाड़ी की। अप टू 31 मार्च 2005 ओवर 1 मिलियन पर्सन वेयर एम्प्लॉयड इन द IT इंडस्ट्री। 1 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने IT इंडस्ट्री के अंदर जो है वो एम्प्लॉयमेंट पाई थी 31 मार्च 2005 तक के बीच में, ठीक है। बिकॉज ऑफ फास्टेस्ट ग्रोथ BPO बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग दिस सेक्टर हैज़ बीन अ मेजर अर्नर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, यानी कि इसकी वजह से हम जो है इस इंडस्ट्री के द्वारा फॉरेन एक्सचेंज को अपने देश के अंदर ला पा रहे हैं क्योंकि IT इंडस्ट्री आज के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा है, ये उस टाइम का डाटा है, आज के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है IT इंडस्ट्री, ठीक है। इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। अब देखो इतनी सारी इंडस्ट्री खुल रही है, कुछ ना कुछ तो नुकसान होगा, हर चीज़ में फ़ायदा नहीं निकलता। एयर पॉल्यूशन हमारे देश के अंदर फैल रहा है जिसका कारण है CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एक्सेट्रा। चिमनी ऑफ द इंडस्ट्री के अंदर जो चिमनी लगी होती है वो ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट का कारण बनती है। द यूज़ ऑफ CFC इन वेरियस इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स डिप्लेट ओजोन लेयर, यानी कि CFC का यूज़ करने की वजह से ओजोन लेयर की जो छेद है वो फटती जा रही है जिसकी वजह से अल्ट्रा वायलेट रे जो सन की है वो हमारी जो है धरती पर पड़नी चालू हो चुकी है। डंपिंग ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल वेस्ट इनटू वाटर बॉडीज, डायरेक्ट वाटर के अंदर डाल दिया जाता है गंदगी को, पूरा का पूरा पॉल्यूट कर दिया जाता है वाटर को। इंडस्ट्रीज विच प्रोड्यूस पेपर, पल्प, केमिकल, लेदर, एसिड, ये सारी जो इंडस्ट्री ये सबसे ज़्यादा आपके एक्वेटिक लाइफ को, पानी के अंदर रहने वाले जीवों की लाइफ को जो है वो नुकसान पहुँचाती हैं। हाई इंटेंसिटी साउंड जनरेट बाय रनिंग मशीन, सबसे ज़्यादा साउंड क्रिएट होती है, नॉइस पोल्यूशन इसकी वजह से फैलता है, ड्रिलिंग होती है, फ़ैन चलते हैं, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है वो लोगों को इरिटेशन होती है, हियरिंग जो है वो प्रॉब्लम आनी शुरू होती है, हार्ट अटैक की जो है वो इससे जो है वो दर बढ़ते जाते हैं, ठीक है। माइनिंग एक्टिविटी टू गेट रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्री आल्सो डिग्रेड द एनवायरनमेंट। जो माइनिंग है हमारी कि हम कोयला निकाल रहे हैं, खोद के निकाल रहे हैं, इसकी वजह से हमारी इन्वायरमेंट डिग्रेड हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, लैंड डिग्रेडेशन हो रही है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, सॉइल ख़त्म हो रहा है। हम लोग एग्रीकल्चर नहीं उगा सकते उस लैंड पे क्योंकि वो लैंड एक बार अगर खुदाई करके निकाल लिया गया तो वो लैंड किसी काम का नहीं है, सिर्फ खाली पड़ा हुआ है, ना घर और कुछ नहीं बनेगा वहाँ पे, ठीक है। मेजरमेंट मेथड फॉर कंट्रोलिंग इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एंड डिग्रेडेशन, क्या क्या हम लोग किस किस तरीके से इसको जो है वो बचा सकते हैं। इंडस्ट्री शुड बी लोकेटेड विद केयरफुल प्लानिंग एंड बेटर डिज़ाइन। इंडस्ट्री को बेटर लोकेशन पे केयरफुल प्लानिंग के साथ और अच्छे डिज़ाइन के साथ जो है वो बनाया जाए। क्वांटिटी ऑफ स्मोक कैन बी रिड्यूस बाय यूजिंग ऑयल इंस्टेड ऑफ कोल। स्मोक की क्वांटिटी को, जो धुआं फैलाया जाता है उसको हम कम कर सकते हैं ऑयल का यूज़ करके, कोयल के कंपैरिजन में। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी शुड बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ फॉसिल फ्यूल, यानी कि फॉसिल फ्यूल जैसे कि आपका कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, इसकी जगह हम लोग नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज को यूज़ करें जैसे कि आपका सोलर एनर्जी हो गई, आपका LPG मतलब नेचुरल एनर्जी हो गई, उसका हम यूज़ कर सकते हैं, विंड एनर्जी हो गई। मॉडर्न इक्विपमेंट शुड बी यूज्ड विच कंट्रोल फिल्टर एंड सेपरेट्स हार्मफुल मटेरियल, यानी कि आज के टाइम के इक्विपमेंट का यूज़ करा जाए जिसकी वजह से हम कंट्रोल कर सके, फिल्टर कर सके, सेपरेट कर सके हार्मफुल मटेरियल को वेस्ट में जाने से। वेस्ट वाटर शुड बी प्रॉपर्ली ट्रीटेड बिफोर डिस्चार्जिंग इनटू रिवर। वेस्ट वाटर को साफ करके या फिर उसका कुछ अच्छा सा यहाँ पे जो है वो तरीका निकाल करके तब वाटर के अंदर, रिवर के अंदर जो है वो डाला जाए जिससे रिवर को भी नुकसान ना हो, ये चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। लैंड फिलिंग मेथड शुड बी अडॉप्टेड फॉर डंपिंग ऑफ वेस्ट, यानी कि लैंड फिलिंग मेथड का यूज़ करना चाहिए
वेस्ट को डंप करने के लिए, यानी कि एक लैंड, हमें एक अलग सी लैंड को निकल, जैसे हम मान लो जो हमारा माइनिंग वाली एरिया खाली पड़ गई है, वहाँ पे हम जा करके इन सारे के सारे वेस्ट को जो है वो डंप कर सकते हैं। हम ये भी कर सकते हैं, इसकी वजह से भी वो जो खाली जगह है वो भर सकते हैं। तो ये सब चीज़ जो है वो कहा जा रहा है कि करनी चाहिए। पॉल्यूशन इंडस्ट्री शुड बी लोकेटेड